हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, फूड हमारे लिए क्यों इसेंशियल है, काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी तक हमारा बचा हुआ है दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमें अपने बारे में पढ़ना, खुद के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि जो फूड हम खाते हैं वो आखिर जाता कहाँ है, उस फूड का क्या होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें से कैसे एनर्जी निकलती है। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और फटाक से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम आते हैं कि हमने फूड जब ईट करते हैं हम, तो कहाँ से फूड ईटिंग करते हैं? माउथ से। हम फूड अपना माउथ में रखते हैं, उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है, कैसे कैसे कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरता है, उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे वो पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। आज इस पूरे वीडियो में हम ये कवर करेंगे। और अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखा तो आई एम 100% श्योर कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से समझ जाएंगे। किसी के भी सामने आप बैठकर इस पर अच्छा खासा डिबेट कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना क्लियरली आज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि माउथ में फूड रखने के बाद, जैसे ही हम माउथ में फूड रखते हैं, उसको चबा चबा के खाते हैं, फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बहुत सारे ऑर्गन से होता हुआ जाता है अंदर। ये पूरा जो ऑर्गन का सिस्टम है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इस पूरे ऑर्गन के ग्रुप को, ऑर्गन के सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और जिस जिस रास्ते से होकर फूड गुजरता है, उस पूरे कैनाल को, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पूरे कैनाल में फूड ट्रैवल करता है। उस पूरी कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो कौन कौन से रास्ते में फूड किस किस रास्ते से ट्रैवल करेगा? देखिए, सबसे पहले जो ऑर्गन होता है माउथ। सबसे पहले हम फूड को उठा के कहाँ रखते हैं? अपने माउथ में रखते हैं। माउथ में उसको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, काटते हैं और ईटिंग करते हैं। माउथ के बाद जो हमारा जो फूड होता है वो बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी के बाद फूड इंटर करता है एक ऑर्गन में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ जाता है? ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस के बाद हमारा फूड पहुँचता है स्टमक में, जिसे हम आम भाषा में पेट बोलते हैं। तो अब जाके फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड आफ्टर दैट ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो इतने सारे ऑर्गन से होकर फूड को गुजरना होता है, तब जाके कहीं उसका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन, या एक और ऑर्गन हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लास्ट पार्ट एनस आप कह सकते हैं। तो ये पूरा जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है। और माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक की इस पूरी कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वो पूरा पाथ है, वो पूरा रास्ता है जो फूड ट्रैवल करता है माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक। तो सबसे पहले माउथ में हम फूड रखते हैं। माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट फूड कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और माउथ से लेकर इस लार्ज इंटेस्टाइन तक के पार्ट को हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे देखिए, मैंने एक रफली फिगर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये माउथ है। सबसे पहले फूड इंटर करता है माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में। माउथ, ये जो लिप से कवर्ड पार्ट होता है दैट इज ओनली माउथ, और माउथ के अंदर जो पूरा पार्ट होता है जिसमें हम फूड को रखकर चबाते हैं वो कहलाता है बक्कल कैविटी। तो माउथ के बाद फूड कहाँ इंटर करता है? बक्कल कैविटी में। उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद ये हमने थोड़ा सा फेरिंग्स दिखाया हुआ है, यहाँ फूड एंटर करेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक पाइप लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल यहाँ गले से होता हुआ, चेस्ट से होता हुआ नीचे पहुँचता है। इस पाइप लाइक, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑसोफेगस। इस कैनाल से फूड अंदर जाता है और फिर जाता है कहाँ? गिरता है स्टमक में। ये जो ऐसे बीन शेप में आप देख रहे हैं कुछ, ये आपका स्टमक है।
फूड स्टमक में आता है, स्टमक के बाद फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मैंने बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाई है ऐसे ऐसे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो बाहर मोटी सी ट्यूब दिख रही है आपको, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और हर एक ऑर्गन में फूड का थोड़ा थोड़ा पार्ट डाइजेस्ट होता चलेगा, उसका वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता रहेगा। ओके, चलिए एक बात फिर समझते हैं। माउथ में जैसे हमने फूड रखा, या बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में इस माउथ के अंदर जहाँ टीथ है, टंग है, वहाँ उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में होता क्या है, बक्कल कैविटी में टंग होती है, टंग में ऊपर की तरफ और टंग के नीचे सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा जो आपके माउथ में हमेशा एक वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट होता रहता है, उसे बोलते हैं सलाइवा। ओके, तो हमारे जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट होता है। उस सलाइवा में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाते समय इसकी हेल्प ले सकते हैं। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा। वाटर जो आपके माउथ में सिक्रीट होता है उसे बोलते हैं सलाइवा। कौन सिक्रीट करता है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, माउथ में होती हैं, सिक्रीट सलाइवा। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज एमाइलेज, या आप उसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन या एमाइलेज। अब यहीं से माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप अपने माउथ में फूड रखते हैं, उसको चबाना चालू करते हैं, वहीं से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ये एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो भी फूड में हमने स्टार्च खाया हुआ है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, और वो धीरे धीरे एक एक ऑर्गन से होता हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और धीरे धीरे वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हमने अपने फूड में अगर स्टार्च खाया है, तो माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्च किसमें टूट जाएगा, माल्टोज शुगर में, और ये काम करेगा कौन, टाइलिन करेगा। टाइलिन कहाँ से निकलता है, सलाइवा से। सलाइवा में टाइलिन होता है। सलाइवा कौन सिक्रीट करता है, सेलिवरी ग्लैंड्स। ये देखिए, ये माउथ है, माउथ के ऊपर यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐसे बनाया है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये है आपकी सेलिवरी ग्लैंड्स। ओके, तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। माउथ में किसका डाइजेशन थोड़ा बहुत हो गया, स्टार्च का हो गया। आगे उसके बाद अगला ऑर्गन आता है माउथ, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी अंदर का जो पार्ट होता है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पर टीथ, टंग, आपके जॉज, ये सब है, वो बक्कल कैविटी है। ठीक है, अगला पार्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स और ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ हमारे फूड को अंदर की ओर पुश करने में हेल्प करते हैं, फूड को अंदर ढकेलने में हेल्प करते हैं। माउथ में आपने फूड रखा, माउथ में थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ, यानी बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुआ, किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। उसके बाद फूड इंटर करता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, बट दे हेल्प्स टू मूव द फूड इनसाइड स्टमक। ये फूड को अंदर ढकेलने में, पुश करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फूड कहाँ आपका जाएगा, स्टमक में जाएगा। अगेन ये देखिए, स्टमक में फूड का डाइजेशन होगा। अब स्टमक में भी कुछ, स्टमक की वॉल पर, उसकी दीवार पर, ये इसकी वॉल है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये इसकी स्टमक की वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सिक्रीट होता है, दैट जूस इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक वर्ड हमेशा स्टमक के लिए ही किया जाता है। अगर कहीं गैस्ट्रिक शब्द आप देखें तो आप उसको समझ जाना चाहिए कि स्टमक की बात हो रही है। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टमक पर, उसमें से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का नाम है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए एक वर्ड जोड़ दिया गया, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम इसमें होते हैं। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जो भी हमने अपने फूड में अगर प्रोटीन खाया है, तो प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल जाता है, किसकी हेल्प से, पेप्सिन। पेप्सिन इज अ एंजाइम व्हिच help in the digestion of protein. It converts protein into
पेप्टोन्स, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जो भी हम खाए होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। दैट्स वाई आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें से एनर्जी निकाल सके, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो जो भी प्रोटीन हमने खाया है वो किस में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन्स में। कौन कन्वर्ट करेगा इसे, पेप्सिन करेगा, जो कि स्टमक में सिक्रीट हुए गैस्ट्रिक जूस में होता है। अगेन इस गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। हमने जो भी अपने खाने पीने में फैट खाया हुआ है उस फैट को ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा। कौन ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज एंजाइम। और फैट के ब्रेक डाउन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, माउथ में डाइजेशन हुआ यानी बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुआ। उसके बाद फूड हमारा फेरिंग्स में एंटर करता है, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद फूड ऑसोफेगस में गया, ऑसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ। फिर फूड कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक में डाइजेशन हुआ। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ। गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम है, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम। देखिए स्टमक में डाइजेशन तो होता ही है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट हुआ उसमें 2 एंजाइम थे जिन्होंने पेप्सिन को और फैट का पेप्सिन था और लाइपेज था। पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किया और लाइपेज ने फैट का डाइजेशन करने का काम किया। इसके अलावा स्टमक में जो है HCl नाम का एसिड भी सिक्रीट होता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो ऑल्सो सिक्रीट HCl। अब आप कहेंगे HCl का स्टमक में क्या काम है, HCl तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम उसको टच कर लें तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। और स्टमक इतना नाजुक ऑर्गन है, उसके अंदर HCl नाम का स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट कैन बर्न आवर स्किन। अगर हम स्किन से उसको टच करें अपने हैंड से तो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो स्टमक में HCl क्यों सिक्रीट होता है, पहली बात तो HCl इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि जो स्टमक है हमारा वो एसिडिक मीडियम में ही डाइजेशन कर सकता है। जो भी हमने फूड खाया है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, फैट का डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एसिडिक मीडियम इज अवेलेबल देयर। ओके, अब एसिडिक मीडियम में ही स्टमक काम करता है, इसलिए स्टमक ने एक एंजाइम सिक्रीट किया HCl। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे एसिडिक मीडियम मिल गया ताकि एंजाइम्स अपना काम कर सके और प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो सके। अगेन अगर फूड के साथ हमने गलती से कुछ बैक्टीरिया, कुछ जर्म्स ईट कर लिए हैं, खा पी लिए हैं, हाथ गंदे हैं, उसी हाथ से खाना खा लिया तो कुछ बैक्टीरिया भी अंदर चले गए, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है HCl। स्टमक में ही वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। लेकिन फायदा तो है, बट ये भी तो सोचना है कि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे स्टमक हमारा कैसे बचता है। स्टमक में HCl अगर बन रहा है तो स्टमक को तो जल जाना चाहिए, उस पर नुकसान हो जाना चाहिए, बर्न हो जाना चाहिए। तो स्टमक हमारा इससे बच पाता है बिकॉज इट हैज म्यूकस। इट हैज म्यूकस। स्टमक की जो वॉल होती है उसमें से बहुत सारा म्यूकस निकलता है जो उसकी वॉल को पूरे तरीके से कवर किए रहती है, और HCl का हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्टमक पर नहीं पड़ता। जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी हमने खाने के साथ उल्टी सीधी चीज़ें खा ली हैं वो HCl से मर जाएंगे, और HCl स्टमक को एसिडिक मीडियम देता है जिससे स्टमक अपना अच्छे से डाइजेशन का काम कर सके, क्योंकि बिना एसिडिक मीडियम के स्टमक हमारा काम नहीं करेगा। यदि डाइजेशन में हेल्प करने के लिए उसे एसिडिक मीडियम चाहिए। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक का इस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि स्टमक की वॉल HCl तो सिक्रीट करती ही है, साथ साथ म्यूकस बनाती है, बहुत सारा म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ बनाती हैं जिससे HCl उस म्यूकस को पार करके स्टमक की वॉल तक नहीं पहुंचता और उसके हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक बचा रहता है। ओके, तो फूड स्टमक तक पहुंच गया। अब आते हैं स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। देखिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ऐसे हमने
बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर अंदर बनाया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद फूड, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है डिओडिनम, ठीक है। अब उसके बाद अंदर जहां से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर चालू हो गया है, ये डिओडिनम अंदर जाके अंदर क्वाइल्ड हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन को मत देखिएगा अभी आप। स्टमक के बाद ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, ऊपर का ये पूरा पार्ट डिओडिनम है। अंदर जाके ऊपर का जहाँ से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने में स्टार्टिंग लग रही है उसको बोलते हैं इलियम, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं इसको जेजुनम बोलते हैं, और सबसे नीचे के पार्ट को बोलते हैं इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम सबसे ऊपर का पार्ट होता है, मिडिल के पार्ट को बोलते हैं जेजुनम, एंड लास्ट पार्ट इज इलियम। ओके, अगेन जो स्टमक था वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो फूड जब स्टमक में पहुंचेगा तो पूरी तरीके से एसिडिक हो जाएगा, फूड एसिडिक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता, एल्कलाइन मीडियम में काम करेगा। मतलब उसमें डाइजेशन अगर आपको करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में तभी हेल्प करेगा जब फूड का मीडियम एसिडिक नहीं एल्कलाइन होना चाहिए, मतलब बेसिक मीडियम होना चाहिए। लेकिन स्टमक ने उसमें HCl मिला दिया है जिससे फूड एसिडिक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक केमिकल सिक्रीट करेगा बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या करेंगे, जो फूड स्टमक में आकर एसिडिक हो गया था उसको फिर से एल्कलाइन कर देंगे। एसिड बेस जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते होंगे तो केमिस्ट्री में आगे हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो स्टमक में फूड आने से एसिडिक हो गया था, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड एसिडिक फूड को कैसा कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। किसकी हेल्प से, एक केमिकल की हेल्प से, बाइकार्बोनेट ऑफ आयंस। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों पार्ट में डाइजेशन होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत ज़्यादा एंजाइम नहीं है। डाइजेशन तो ये कर सकता है लेकिन इसके पास एंजाइम नहीं है, और डाइजेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए। मीन्स कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो इसके पास नहीं होते, कुछ तो होते हैं इसके पास लेकिन बहुत सारे एंजाइम इसके पास नहीं होते। तो ये क्या करेगा, लीवर से और पैंक्रियाज से एंजाइम मांगेगा, कहेगा हमको एंजाइम दे दो ताकि हम फूड का डाइजेशन कर सकें, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम नहीं है जो मुझे चाहिए। तो लीवर कहेगा ठीक है मैं एंजाइम बना देता हूँ, मैं आपके पास भेज देता हूँ, आप डाइजेशन कर लीजिए। तो लीवर एक जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। ये बाइल जूस कलेक्ट हो जाता है गाल ब्लैडर में। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लीवर बनाया है, ये लीवर है आपका। लीवर के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया है गाल ब्लैडर का पोर्शन, ये लीवर के बीनीथ होता है तो क्लियरली नहीं शो होता आगे से, ठीक है। तो ये लीवर हो गया, लीवर के बीनीथ में गाल ब्लैडर है। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता रहता है और वो बाइल जूस गाल ब्लैडर में जाके फिल होते रहते हैं, भरते रहते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो गाल ब्लैडर से निकल कर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन उस जूस से फूड को डाइजेस्ट करती है। देखिए कैसे लीवर निकालेगा बाइल जूस, ये बाइल जूस कलेक्ट हो जाएंगे गाल ब्लैडर में। इसी तरह पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। अब ये फूड लीवर में नहीं जाता, कभी भी फूड लीवर के अंदर इंटर नहीं करता, फूड पैनक्रियाज के अंदर इंटर नहीं करता, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब फूड लीवर में तो जा नहीं रहा है, लेकिन फूड लीवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, तो बाइल जूस का करेगा क्या, जब फूड उसके पास आ ही नहीं रहा है, वो डाइजेशन में क्या करेगा उसका, बाइल जूस का, तो वो अपना बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा कि लीजिए आपके पास फूड आ रहा है लेकिन आपके पास एंजाइम नहीं है, हम एंजाइम भेज रहे हैं, आप डाइजेशन कीजिए। तो लीवर और पैनक्रियाज अपना अपना जूस कहाँ भेज देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से निकलकर बाइल जूस आएगा, ये बाइल क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। जो भी फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है स्टमक में, थोड़ा बहुत फैट जो बचा है, जो स्टमक से बच कर आ गए हैं, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होगा, फैट ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, किसकी हेल्प से, बाइल जूस की हेल्प से। ये बाइल जूस किसने दिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं था ये जूस, किसने दिया, लीवर ने दिया।
लीवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया, ये बाइल जूस गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, भोजन आता है, तो गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ताकि फैट का ब्रेकडाउन हो सके, फैट का डाइजेशन हो सके। अगेन पैनक्रियाज ने भी अपना पैनक्रियाटिक जूस किसको दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम थे, ट्रिप्सिन एंजाइम था, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, सैलिवरी ग्लैंड्स में भी स्टार्च का डाइजेशन हुआ था थोड़ा बहुत, जो बचा था वो यहाँ हो जाएगा। लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स पूरा फूड अब आपका बदल गया। जो आपने खाया था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखेंगे। नहीं, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो डाउट जो भी होंगे पूछेंगे आप। ओके, तो एक बार फिर से यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। माउथ में फूड रखा, माउथ के बाद फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद ऑसोफेगस में आया, ऑसोफेगस के बाद स्टमक में आया। स्टमक में फूड कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, क्योंकि स्टमक में एक केमिकल सिक्रीट होता है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो फूड को एसिडिक कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब स्टमक में HCl सिक्रीट होता है तो स्टमक इससे सुरक्षित कैसे रहता है, क्योंकि HCl तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक पर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि HCl के साथ साथ हमारा स्टमक लार्ज मात्रा में म्यूकस सिक्रेट करता है। ये म्यूकस HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को बचा लेते हैं और जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी हमारे फूड के साथ अंदर चले गए हैं उन्हें मार देते हैं। ओके, उसके बाद स्टमक के बाद फूड हमारा कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहीं से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है। फिर डिओडिनम के बाद इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं जेजुनम और सबसे लास्ट पार्ट को बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, लीवर से और पैनक्रियाज से। ये रहा लीवर बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहते हैं। जब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा, भोजन आएगा, गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते रहेंगे। इसी तरह ये पैनक्रियाज है आपका, ये देखिए लीफ की तरह थोड़ा सा स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस भी इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा और जो बाइल जूस आया है लीवर से वो भी आपका फैट का डाइजेशन करेगा, फैट का एमल्सिफिकेशन करेगा। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इंटर करता है, ये जो बाहर की तरफ हमने बनाया लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड का डाइजेशन खत्म। अब फूड कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। ये आपका चारों तरफ जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट बना है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है, वहाँ फूड का डाइजेशन नहीं होता। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही फूड का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई काम नहीं है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं, जो हमारी बॉडी अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू, लास्ट पार्ट है आपकी बॉडी का एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है बिल्कुल सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही फूड एब्जॉर्ब होके बाहर निकलेगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को बाहर निकालने के लिए जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको हमारे ब्लड में मिक्स किया जाएगा, ताकि ब्लड के थ्रू एक एक सेल में पूरी बॉडी में वो डाइजेस्टेड सॉल्युबल सब्सटेंस पूरी बॉडी में पहुंच सके। अब वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर विल्ली नेम की स्ट्रक्चर होती है। बहुत ये कंपटीशन वगैरह में, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से उसको समझिए। विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन पर छोटे छोटे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी वॉल पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर की तरह छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें बोलते हैं विल्ली। विल्ली का क्या काम है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में।
विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। वो फूड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर निकलेगा और पूरे बॉडी में पहुंचाया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें विली कहते हैं। विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, कोलोन एंड रेक्टम। यहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड इंटर करता है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया और वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रहने के बाद थोड़ी देर तक वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, उसमें से जो एक्सेस वाटर वगैरह होता है वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, और बाकी अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को कोलोन, रेक्टम और अंत में सबसे लास्ट पार्ट होता है एनस। एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड एट द लास्ट पूरा फूड जो हमने खाया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए जरा। जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च जो हमने खाया था वो पूरा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो भी हमने ईट किया था डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट फैटी एसिड या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, इसीलिए डाइजेशन किया गया, ठीक है, ताकि इन्हें ऐसे सब्सटेंस में बदला जा सके जिसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। ओके, सबको समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पर हमने एक छोटा सा लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला है। दिस इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसका काम अब डाइजेशन में कुछ भी नहीं है। ये इसका काम था हमारे पूर्वजों में, ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता था। जब हम लोग कच्चा भोजन ग्रहण करते थे तब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम था डाइजेशन में, लेकिन जब हम लोग फूड पकाकर खाने लगे तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया। इसके बारे में हम लोग अभी फिर कभी चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अब हमारे अंदर, इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है। ओके, अगेन एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है, जो लेंथ होती है, वो लगभग 6.5 मीटर होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन असल में स्मॉल नहीं होती, लंबी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन असल में छोटी होती है। ओके, इस चीज को थोड़ा गौर करिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है बट इसकी लेंथ लार्ज होती है, लेंथ इसकी लार्जेस्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है लेकिन ये छोटी होती है, तो ये नाम ऐसा अपोजिट क्यों दिया गया? स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा गया जबकि ये लार्ज है? एक्चुअली में इसका जो नाम पड़ा है वो इनके साइज, इनकी चौड़ाई को लेकर पड़ा गया है, इनकी ब्रेथ को देखते हुए ये नाम पड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन इसको स्मॉल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही पतली है। आप देख रहे हैं ना, इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल आज हमारा ख़त्म होता है। हाँ, लीवर में फूड इंटर नहीं करता, पैनक्रियाज में फूड इंटर नहीं करता, लेकिन इनका डाइजेशन में बहुत हेल्प है क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें एंजाइम होता है, और ये अपना अपना एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कर सके। तो इनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। फूड इनके अंदर इंटर नहीं करता बट ये फूड को डाइजेशन कराने में बहुत हेल्प करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना अपना जूस भेजते हैं, इसलिए ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहलाते हैं। ओके, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये भी एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, जान लीजिए आप लोग, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत बार बार सुननी होती हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। तो ये आज हमारा डाइजेशन खत्म होता है। माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं लीवर और पैनक्रियाज। ओके,
दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ये। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। डोंट वरी एंड कीप लर्निंग और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। गुड बाय।